हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ पीस ऑफ ब्रास, ये एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक है जो ब्रास मिक्स होके बनता है, और इसकी जो वेट है वो 12.9 ग्राम है इन एयर। ठीक है, व्हेन completely immersed in water its weight is 11.3। ठीक है, अगर completely वाटर में इमर्ज कर दिया गया तो 11.3 ग्राम इसका वेट होता है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर कंटेन इन द एलॉय, जबकि स्पेसिफिक हीट जो दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस कॉपर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है और जिंक की जो है, दोनों की रिस्पेक्टिवली 8.9 और 7.1 की दी हुई है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि लेट एलॉय कंटेन्स, एलॉय जो मास कंटेन कर रहा है, तो कंटेन्स मास स्मॉल है, इतना ग्राम का एलॉय मास कंटेन कर रहा है, तो अमाउंट ऑफ जिंक कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, इसमें अमाउंट ऑफ जिंक जो होगा दिस वन विल बी होगा, ये चूंकि आपको 12.9 है, 12.9 माइनस कर लोगे एम, इतना आपका जो होगा जिंक होगा। तो वॉल्यूम जो होगी कॉपर और जिंक की, वॉल्यूम अब देखेंगे ऑफ कॉपर एंड जिंक, इस दोनों की जो वॉल्यूम होगी उसको आप इस तरह से दिखा दो। वॉल्यूम ऑफ कॉपर Cu, वॉल्यूम ऑफ कॉपर को इस तरह से लिख दिया, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। और अगर जिंक की बात कर लें तो वॉल्यूम ऑफ जिंक ले लेते हैं, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका भी मास अपॉन डेंसिटी। तो ये मास आपके पास जिंक का कितना है, 12.9 माइनस एम अपॉन में हो जाएगा ये डेंसिटी ऑफ जिंक। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम पहले आप देखोगे, टोटल वॉल्यूम एलॉय की कितनी होगी, तो नेट वॉल्यूम देखते हैं, नेट वॉल्यूम ऑफ एलॉय, नेट वॉल्यूम जो एलॉय की होने वाली है वो होगी वी से लिख दो आप, वी इक्वल टू कॉपर का वॉल्यूम प्लस जिंक का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ जिंक। तो कॉपर की जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पे, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है कॉपर के लिए 8.9, और देन प्लस 12.9 माइनस एम, और अपॉन में ये हो जाएगा आपका, इसकी डेंसिटी जो है 7.1 है जिंक की, तो 7.1 यहाँ तक पहले आप कर लो, ये बिल्कुल सही है। एम ग्राम ऑफ कॉपर है, ये कॉपर के लिए लेंगे क्योंकि दोनों मिला के मास तो आपके पास दिया हुआ ही है कि वाटर में 12.9 होता है, ये ऑलरेडी एयर में 12.9 होता है और वाटर में 11.3 हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि आप एक सेकेंड स्पेसिफिक। तो वेट अब देखते हैं, वेट ऑफ एलॉय, ये जो एलॉय का वेट है ये एयर में कितनी है, तो इन एयर आपने देखा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 12.9, एंड इन वाटर, वाटर में इसकी वेट जो है वो 11.3 ग्राम, वाटर में थोड़ी कम है जबकि एयर में ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको जो फार्मूला है, देखिए वो फार्मूला है अपथ्रस्ट जो लगता है, ये अपथ्रस्ट इक्वल होता है लॉस इन वेट के, लॉस इन वेट के इक्वल होता है। और अपथ्रस्ट यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए कि जो वॉल्यूम होती है वी कह सकते हो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी के, और यहाँ पे आप
इसमें देखोगे तो 12.9, जैसे लॉस कितना हुआ वेट, तो लॉस हुआ 12.9 था पहले एयर में, और 11.3 ये वाटर में जाके हो गया, तो इसका मतलब लॉस हो गया कितने का, तो माइनस करके देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये 1.66 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर इतना का हो गया। और जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी रो इक्वल टू 1 ग्राम अपॉन सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम जो पहले मैंने माना था, ये वॉल्यूम, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रही है आपकी, ये बच रही है, इसको इक्वेशन 2 मान लो आप। तो 1 और 2 में दोनों वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस तो रहेगा नहीं। तो वैसे केस में अगर आप v की वैल्यू जो है, यहाँ से जो v की वैल्यू है, यहाँ पे अगर आप पुट कर देते हो, तो यहाँ देखो सब्स्टिट्यूटिंग v फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, ये v की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 से यहाँ पे पुट कर दो 1.66 c, v की जगह पे ले लो, इसी जगह पे 1.66 ले लिया, और इसको सॉल्व करके आप मास निकाल सकते हो। मास यहाँ से आपके पास आ जाएगा, एक बार आप फाइंड आउट करके देखो, कैलकुलेट करके कि मास कितना आ रहा है। मास अगर आप चेक करोगे इसका, तो मास लगभग 7.61 ग्राम के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग ऑन वाटर केप्ट इन अ बीकर, 40% ऑफ द ब्लॉक is above the water surface. Now the beaker is kept inside a lift that starts going upward with acceleration equal to g by 2. The block will then, and यहाँ पे ब्लॉक के साथ क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। ब्लॉक में क्या होगा, ब्लॉक क्या सिंक कर जाएगा या फ्लोट विथ 10% above the water surface, फ्लोट विथ 40% above the water surface, और यह float with 70% above the water surface। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो समझ लो आपको क्वेश्चन परेशान करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जब भी कोई बात हो, चाहे लिफ्ट से ये ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए, तो वाटर पे जो है किसी तरह का उसके फ्लोटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगा, फ्लोट विथ 40% अबव द वाटर सरफेस, ठीक है ना। उससे ऐसा नहीं कि लिफ्ट नीचे आ रहा है तो उसकी कुछ वाटर का सरफेस नीचे आ रहा है तो ब्लॉक ऊपर चला जाएगा, या ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक थोड़ा नीचे की तरफ चला जाएगा, उसकी परसेंटेज जो डिप है वो उसमें वेरिएशन आएगा। क्योंकि जहाँ तक इस केस में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का मामला है, फ्लूइड के मामले में जब लिक्विड में कोई भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया जाता है तो वहाँ पे जी ऑलमोस्ट हम नेग्लिजिबल लेके ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ यूनिफॉर्म रॉड इज सस्पेंडेड ऑरिजेंटली फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, अ पीस ऑफ मेटल whose weight is W is suspended at the distance 1 from the midpoint. Another weight W1 is suspended, जो ये suspend हो रहा है, on the other side at a distance 1. ये भी ये distance 1 नहीं, इनफैक्ट यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो है आपके पास जैसे आप देख रहे हो अदर साइड एट a distance, ये L1 है और ये जो डिस्टेंस है ये L है, L from the midpoint. Another weight W1 is suspended on the other side at a distance L1 from the midpoint to bring the rod to a horizontal position. When W is completely immersed, ठीक है, in water, तो W1 यहाँ पे दूसरा W1 needs kept at a distance, ये डिस्टेंस L2 है, L2 लिख दो, फ्रॉम द मिड पॉइंट टू गेट द रॉड, ठीक है। ये जो रॉड है बैक इनटू द हॉरिजॉन्टल पिस्टन, या हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल पीसेज इज, ये क्या होगी ये आपको बताना है। यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन को देखते हुए जो चीज क्वेश्चन में जिस तरह से है, और यूनिफॉर्म रॉड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से है, अ पीस ऑफ मेटल हुज वेट्स W इज सस्पेंडेड एट ए डिस्टेंस L
मिड पॉइंट से L डिस्टेंस पे W वेट सस्पेंडेड है फ्रॉम द मिड पॉइंट। अनदर वेट, ये दूसरा वेट जो है ये W1 है, दिस इज W1, ठीक है, इज सस्पेंडेड ऑन द अदर साइड एट ए डिस्टेंस L1, ठीक है, फ्रॉम द मिड पॉइंट टू ब्रिंग द रॉड टू अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ताकि रॉड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे, उसके लिए। व्हेन W इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, तो मैंने जो इमर्ज इन वाटर का वो दूसरा केस मैंने ये लिया है कि W को कम्प्लीटली आपने वाटर में इमर्ज कर दिया है। वाटर W1 नीड्स केप्ट एट ए डिस्टेंस L2। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस L1 की जगह पे देखो आप, यहाँ पे मैंने ये L1 की डिस्टेंस की जगह पे ये डिस्टेंस अब कुछ अलग डिस्टेंस हो गई है, ये L2 हो गई है, L2। तो वैसे केस में हमारे से पूछा जा रहा है फ्रॉम द मिड पॉइंट टू गेट द रॉड back into horizontal position, the specific gravity of the metal pieces is, specific gravity metal pieces की क्या रही होगी, ये पूछा गया है हमारे से। तो चलिए अब इसको अटेम्प्ट कर लो। और यहाँ पे दोनों ही कंडीशन आपने देख लिया। अभी अगर O के अबाउट मोमेंट देखा जाए पहले केस में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो O के अबाउट मोमेंट अगर देखा जाए तो टेकिंग मोमेंट अबाउट O, W1 मस्ट बी इक्वल टू, ये होगा W इंटू L। सेकेंड केस के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो व्हेन मेटल पीस, ये जो W1 तो यहाँ पे है ही, W को इमर्ज किया वाटर में, तो यहाँ पे बॉइंट फोर्स लग रहा है ना। तो जो बॉइंट फोर्स लग रहा है उसमें आप देखो, इसमें क्या आपको दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एपरेंट वेट जो होगा, दिस वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वेट माइनस बॉइंट फोर्स, इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिख दिया मैंने, एपरेंट वेट इक्वल टू वेट जो होगी, बॉइंट वेट जो होगी उसको देखना होगा यहाँ पे, बॉइंट फोर्स, वेट माइनस बॉइंट फोर्स। तो देखो एपरेंट वेट को आप क्या लिखोगे, W एपरेंट लिख दो, और टोटल वेट तो W का है, माइनस जो है बॉइंट फोर्स को F भी लिख दो आप, और इसको आप लिख दो जो वेट है W, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मेटल, जो भी मेटल आप ले रहे हो, इंटू G, माइनस में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। तो वॉल्यूम यहाँ पे दोनों ही केस में वॉल्यूम किसका है, मेटल का ही वॉल्यूम, मेटल की पीस का ही वॉल्यूम की बात हो रही है। तो अब जो एपरेंट वेट होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो जो एपरेंट वेट है ये किसके इक्वल होगा, ब्लैक कलर से लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। एपरेंट वेट इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ मेटल, ठीक है। ये वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ मेटल, इसको कॉमन अगर आप ले लेते हो तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या बचेगा, इवन G भी आपका कॉमन आएगा, तो G भी आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मेटल, ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हो आप W 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ मेटल। तो अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम को आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत तो है इस क्वेश्चन में, देखेंगे कि अगेन फॉर द rotational equilibrium of the rod, और किसके अबाउट लेते हो, तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट O, जो मिड पॉइंट है उसके अबाउट,
वी गेट, अब नेक्स्ट वाले के लिए हो जाएगा W1L2 इक्वल टू W apparent इंटू L। तो इसको आप लिख सकते हो W इंटू L, ये हो जाएगा 1 माइनस जो W apparent है उसके लिए लिख रहे हैं 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ मेटल। इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे, अभी बहुत सारा काम है यहाँ पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास W1L2 इक्वल टू ये हो गया W1L1, क्योंकि WL जो है आपने फर्स्ट वाला जो इक्वेशन देखा था, देखो यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, ये पहला इक्वेशन था W1L1 किसके इक्वल है, WL के इक्वल है। तो W1 इसलिए यहाँ पे W1L1 को WL के इक्वल, तो WL को W1L1 के इक्वल आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे अब इसको ऐसा लिखोगे 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन में डेंसिटी ऑफ मेटल। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद अब इसमें L2/L1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि W1 और W1 तो कैंसिल हो ही चुका है, अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल। अब इसी दोनों का रेशियो अगर आप देखोगे, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मेटल इक्वल टू 1 माइनस L2/L1 इक्वल टू हो जाएगा ये L1 माइनस L2/L1। तो यही रेशियो आ रहा है, देख के L1 माइनस L2/L1। ऑप्शन देख लेते हैं वहाँ पे ऊपर में हमारे पास जितना भी ऑप्शन दिया हुआ। तो देखो इस ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह देखा जाए, थर्ड चॉइस जो है आपका वो सही है। ये देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, टू डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ अ बायमेटालिक एलॉय, a sample is first weighed in air then in water. These weights are found to be W1 and W2 respectively if the densities of two constituent metal, दोनों की अगर densities दी हुई है respectively ρ1 and ρ2, then the weights of the first metal in the sample is, क्या weight होगा first metal का, और where the density of the water, जो water की density दी हुई है वो रो W है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है उसको रो W से लिखोगे आप। तो चॉइस में मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन में आप देख रहे हो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ बायमेटालिक एलॉय, तो मतलब दो मेटल इसमें ऐड होंगे। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कि लेट X be weight of the first metal, पहले वाले मेटल का जो वेट है वो X मान लिया जो एलवाई में है इन एलवाई। तो ऑब्वियस ही बात है वेट ऑफ सेकेंड मेटल जो होगा वो होगा आपका W1 माइनस एक्स का। और मान लो आप ये भी कि V1 एंड V2 दोनों की रिस्पेक्टिवली वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर मैं V1 की बात करूं तो V1 इक्वल टू होता है मास, मतलब वेट जो X है अपॉन G ρ1 आएगा जो कि पहले की डेंसिटी है। और अगर मैं V2 की बात करूं तो V2 इक्वल टू हो जाएगा फिर से, क्योंकि इसका वेट जो है W माइनस X1 का है, सेकेंड वाला केस है, अपॉन हो जाएगा G ρ2। तो जैसे पिछले वाले केस में हमने लिया था टोटल वॉल्यूम किया था हमने, तो यहाँ पे भी टोटल वॉल्यूम आपको करके दिखाना पड़ेगा। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका V इक्वल टू V1 प्लस V2,
V1 प्लस V2 मतलब V1 में आप ये वाला ले लोगे x बाय जी रो वन, और प्लस ये हो जाएगा W1 माइनस एक्स बाय जी रो टू, ये वाली बात आ जाएगी। तो अगर मान लो कि जैसे ये भी यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि वाटर में और एयर में जो एलॉय का वेट है वो W1 और W2 है। द वेट आर फाउंड टू बी W1 एंड W2 रिस्पेक्टिवली इफ द डेंसिटीज आर, दो अलग अलग डेंसिटी यहाँ पे है एयर और वाटर के लिए। देखिए यहाँ पे एयर के लिए W1 है और वाटर के लिए W2 है। तो यहाँ पे फिर से उसी पे बात करेंगे, जैसे इस तरह का क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया था कि अगर ऐसा हो कि W1 वेट हो एयर में एलवाई का और W2 वेट हो वाटर में, तो जैसे लास्ट टाइम हमने किया था यहाँ पे एक कंडीशन लगाया था कि लॉस इन वेट, लॉस इन वेट इज इक्वल टू कितना होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उसके इक्वल, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो लॉस इन वेट कैसे आप फाइंड करोगे, तो आप W1 में W2 को माइनस कर दोगे तो लॉस इन वेट बता देगा। जैसे लास्ट टाइम हमने किया था क्वेश्चन में, उसमें 12.9 में 11.6 कुछ था, उसको मैंने माइनस किया था और ये आ जाएगा V डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा V जो है आपका V1 प्लस V2 और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये मिल जाएगा आपको। तो अब आप यहाँ पे कर लो, जैसे सबकी वैल्यू जो है x बाय जी रो वन प्लस W1 माइनस एक्स, V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू बाय रो टू जी, और यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर आप यूज कर लोगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर यूज कर लिया आपने, इंटू जी भी करना पड़ेगा, जी भी है दिया हुआ। तो एक काम आपको करना है, यहाँ पे जी और जी तो आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, क्योंकि इसके यहाँ पे भी है और इधर मल्टीप्लाई करोगे जी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा x बाय रो वन प्लस W1 माइनस एक्स बाय रो टू, और इनटू में रह गया यहाँ पे सिर्फ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और हम मूव कर रहे हैं W1 माइनस W2 के लिए, तो आपके पास अब जो रह रहा है यहाँ पे W1 माइनस W2, दिस वन इज इक्वल टू, ये हो गया एलसीएम ले सकते हो आप यहाँ से। एलसीएम तो आपको पता है रो वन इंटू रो टू का आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दो रो वन इंटू रो टू, ये हो गया x रो टू इंटू डब्लू, रो टू इंटू रो डब्लू प्लस W1 रो वन इंटू रो डब्लू। ठीक है, अब कैलकुलेशन का ही पार्ट है और माइनस में आपके पास रह रहा है x रो वन इंटू रो डब्लू, ये रह रहा है। मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो x रो टू रो डब्लू माइनस x रो वन रो डब्लू, दिस वन इज इक्वल टू W रो वन रो टू माइनस W2 रो वन रो टू माइनस W रो वन रो डब्लू। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो x रो डब्लू, आप कॉमन ले सकते हो इसमें और इसमें, तो ये यहाँ पे रो टू है, रो टू, और ये रो वन है यहाँ पे। ठीक है, तो रो टू, और यहाँ पे देखो अगर इसमें भी दे लिया जाए x रो टू, ये इस दोनों को देखा जाए सिर्फ, तो यहाँ पे रो टू माइनस रो वन तो यहीं पे आ जाएगा। दिस वन इज इक्वल टू, इसको अभी नहीं ले रहे, इसके बाद करते हैं, रो वन W1 रो टू माइनस रो डब्लू माइनस W2 रो टू, ये आ गया।
अब इसमें आप यहाँ पे कर दिखा सकते हो x की वैल्यू क्या होगी। तो x इक्वल टू रो 1 रो w रो 2 माइनस रो 1, फिर ये होगा आपका w1 रो 2 माइनस रो w माइनस w2 रो 2। अब यहाँ से आप ऑप्शन पे जाके देख सकते हो ऑप्शन कौन सा सही है आपका। तो आइए देखते हैं इतना सारा कैलकुलेशन के बाद। ये देखो 4 ऑप्शन है आपका, और यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है अगर देखा जाए तो। मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये ऑप्शन ए ये सही आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी।